हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। हम आपको सुना रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की प्रस्तावना, जिसे लिखा है शेरोन लेक्टर ने। रिच डैड पुअर डैड फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक ऐसी किताब है जिसे बाइबल का दर्जा दिया गया है, या कह लो हिंदू धर्म के में गीता का जितना महत्व है उतना फाइनेंशियल के क्षेत्र में रिच डैड पुअर डैड का भी महत्व है। इस किताब को लगातार सुनने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसके जो है वीडियो आते रहेंगे लगातार, और जो लगातार वीडियो आएंगे, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो आप फिर वीडियो को लगातार नहीं सुन पाएंगे और ऑडियो बुक को नहीं सुन पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका मिस हो जाएगा, और मिस हो जाएगा तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। ये प्रस्तावना का अंतिम पार्ट है, उसके बाद पार्ट 3 शुरू होगा, जो कि किताब प्रारंभ होगी, उसका पहला चैप्टर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे पति और मैंने रॉबर्ट और उनकी पत्नी के साथ अगले हफ्ते डिनर मीटिंग रख ली। हालांकि यह हमारा पहला सामाजिक मेलजोल था, फिर भी हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हों। ये शेरन लेक्टर द्वारा लिखा गया है, तो हम उन्हीं की भाषा में सुना रहे हैं। हमने पाया कि हम में बहुत सी बातें एक जैसी हैं। हमने बहुत से विषयों पर बातें की, खेलों, नाटकों, रेस्तराओं और सामाजिक आर्थिक विषयों पर। हमने बदलती हुई दुनिया के बारे में भी बातें की। हमने इस मुद्दे पर बहुत समय तक विचार किया कि ज़्यादातर अमेरिकी कैसे अपने रिटायरमेंट के लिए बहुत कम पैसा बचा पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं बचा पाते। हमने सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर की लगभग दिवालिया हालत पर भी विचार किया। क्या हमारे बच्चों को 7.5 करोड़ वृद्ध लोगों के रिटायरमेंट के लिए टैक्स चुकाना होगा? हम हैरान थे कि लोग पेंशन योजना के भरोसे बैठकर कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। रॉबर्ट की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अमीरों और गरीबों के बीच फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा न सिर्फ अमेरिका में हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। रॉबर्ट स्वशिक्षित और स्वनिर्मित व्यवसायी थे। वे दुनिया भर में निवेश कर चुके थे और 47 वर्ष की उम्र में रिटायर होने में सफल हो गए थे। वे काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी वही चिंता थी जो मुझे अपने बच्चों को लेकर सता रही थी। वे जानते हैं कि दुनिया बदल चुकी है, परंतु इसके बावजूद शिक्षा पद्धतियां बिल्कुल भी नहीं बदली थी। रॉबर्ट के अनुसार बच्चे सालों तक दकियानूसी शिक्षा पद्धति में अपना समय गुजारते हैं और ऐसे विषय पढ़ते हैं जो उनके जीवन में कभी भी कहीं भी काम नहीं आने वाले हैं, और वे वैसी दुनिया के लिए तैयार करते हैं जिसका अब नामो निशान भी नहीं बचा है। आज आप किसी भी बच्चे को जो सबसे खतरनाक सलाह है वो ये दे सकते हैं कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और कोई सुरक्षित नौकरी ढूंढो। यह पुरानी सलाह है और यह खराब सलाह है। अगर आप ये देख सकते हैं कि एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका में क्या हो रहा है, तो आप भी उतनी ही चिंतित होंगी जितना कि मैं। रॉबर्ट के अनुसार यह बुरी सलाह है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित हो, तो आप पुराने नियमों के सहारे इस खेल को नहीं खेल सकते। यह बहुत खतरनाक होगा। मैंने उनसे पूछा कि पुराने नियमों से आपका क्या मतलब है? मेरी तरह के लोग अलग तरह के नियमों से खेलते हैं और आपकी तरह के लोग पुराने नियमों की लीक पर ही चलते रहते हैं। उन्होंने कहा, क्या होता है जब कोई कॉरपोरेशन स्टाफ कम करने की घोषणा करता है? लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है और परिवार तबाह हो जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी पर इसका क्या असर पड़ता है, खासकर जब वह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। जब स्टाफ कम करने की घोषणा होती है तो स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि तनख्वाह में खर्च कम होगा, तो बाजार इस बात को बहुत पसंद करता है, शेयर मार्केट। चाहे स्टाफ कम करके किया जाए या फिर कंप्यूटर के माध्यम से किया जाए। उन्होंने कहा, आप ठीक कह रही हैं, और जब स्टॉक की कीमतें बढ़ती हैं तो मेरी तरह के लोग, यानी जिनके पास उस कंपनी के शेयर होते हैं, वे ज्यादा अमीर हो जाते हैं। अलग तरह के नियमों से मेरा यही आशय था। कर्मचारी हारते हैं, मालिक और निवेशक जीत जाते हैं, क्योंकि शेयर की कीमतें बढ़ते हैं तो मालिक भी जीतते हैं, और जो निवेशक होते हैं जिन्होंने पैसा लगाया होता है कंपनी में, वो भी जीतते हैं। लेकिन जो उसमें नौकरी कर रहे होते हैं उनकी नौकरी चली जाती है, तो कौन है? कर्मचारी। रॉबर्ट कर्मचारी और मालिक के बीच के फर्क को समझा रहे थे। यह फर्क था अपनी किस्मत पर खुद अपना नियंत्रण होना, या फिर अपनी किस्मत पर किसी दूसरे का नियंत्रण होना। परंतु ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा होता क्यों है। मैंने कहा, उन्हें लगता ही नहीं कि ठीक नहीं है। उनका जवाब था, इसीलिए तो बच्चों से यह कहना मूर्खता है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करो और अच्छे ग्रेड लाओ जिससे कि आपकी नौकरी लग जाए।
बल्कि यह सोचना भी मूर्खता है कि स्कूलों में दी जा रही शिक्षा से बच्चे उस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे जिसमें वे कॉलेज के बाद पहुंचने वाले हैं। हर बच्चे को ज्यादा शिक्षा की जरूरत है, एक अलग तरह की शिक्षा की, और उन्हें नए नियमों को जानने की भी जरूरत है, अलग तरह के नियमों को जानने की जो कि आज के समय में फाइनेंशियल सिस्टम में प्रभावी होते हैं। अच्छा, होता क्या है कि पहले से जो नियम थे, नौकरी के लिए अच्छे नंबर लाओ और नौकरी कर लो, नौकरी करो, एक निश्चित रकम, निश्चित पैसे हर महीने आ जाते हैं, जो कि अब वो संभव नहीं है। आपको उस शिक्षा के साथ साथ जो आप पढ़ते रहे उसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, किस तरह से जो पैसा तुम्हारे पास आएगा उसको किस तरह से कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, या फिर वो संपत्ति है या देनदारी है, इस चीज का अंतर भी पता रखा जाए। और ये रिच डैड पुअर डैड में जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसी के संबंध में ये पूरी पुस्तक बताती है। हम आपको धीरे धीरे किताब के आगे के भागों में भी ये सभी चीजें बताएंगे। कृपया वीडियो में जुड़े रहें, वीडियो से जुड़े रहें और लगातार सुनते रहें। और आगे के जो वीडियो आएंगे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जो कि प्रस्तावना की लेखक शेरॉन लेक्टर के शब्दों में, धन के कुछ नियम होते हैं जिनसे अमीर लोग खेलते हैं और धन के कुछ और नियम होते हैं जिनसे बाकी 95% लोग खेलते हैं, और ये 95% लोग उन नियमों को अपने घर और स्कूल में सीखते हैं। इसीलिए आजकल किसी बच्चे से यह कहना खतरनाक है कि मन लगाकर पढ़ो और अच्छी नौकरी खोजो। आज बच्चों को अलग तरह की शिक्षा की जरूरत है और आज की शिक्षा नीति उन्हें कुछ मूलभूत बातें नहीं सिखा पा रही है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्लासरूम में कितने कंप्यूटर रखे हैं या स्कूल कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। जब शिक्षा नीति में यह विषय है ही नहीं तो उसे किस तरह पढ़ाया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि किस तरह माता पिता अपने बच्चों को वह सिखा सकते हैं जो वे स्कूल में नहीं सीख पाते। आप अपने बच्चे को अकाउंटिंग किस तरह सिखाते हैं? क्या इससे वे बोर नहीं हो जाते? और आप उन्हें किस तरह निवेश करना सिखाएंगे? जब एक पालक के रूप में आप खुद निवेश के खतरे से डरते हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन के तैयार करने के बजाय मैंने यह बेहतर समझा कि उन्हें रोमांचक जीवन के लिए तैयार किया जाए, तो आप किस तरह किसी बच्चे को धन और उन सब चीजों के बारे में सिखा सकते हैं जिन पर हमने अभी विचार किया ही है। मैंने रॉबर्ट से पूछा, हम किस तरह इसे माता पिता के लिए आसान बना सकते हैं, खासकर तब जब उन्हें खुद ही इसकी समझ न हो। रॉबर्ट बोले, मैंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है। तो मैंने कहा, वह पुस्तक कहाँ है? मेरे कंप्यूटर में। ये बरसों से वहीं बिखरी पड़ी है। मैं कभी कभार उसमें कुछ बातें जोड़ देता हूँ, परंतु मैं आज तक उसे कभी इकट्ठा नहीं कर पाया। मैंने इस पुस्तक को तब लिखना शुरू किया था जब मेरी पहली पुस्तक दुनिया की बेस्ट सेलर हो गई थी, परंतु मैं अभी तक अपनी नई पुस्तक को पूरा नहीं कर पाया हूँ। यह अभी भी खंडों में ही है, और वह पुस्तक निश्चित रूप से खंडों में ही थी। उन बेतरतीब खंडों को पढ़ने के बाद मैंने यह फैसला किया कि पुस्तक निश्चित रूप से बेहतरीन थी और समाज में इसकी बहुत जरूरत थी, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। हम दोनों तत्काल इस निर्णय पर पहुंचे कि रॉबर्ट की पुस्तक में मैं सह लेखक बन जाऊं। मैंने उनसे पूछा कि उनके विचार से किसी बच्चे को कितनी वित्तीय शिक्षा की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि यह बच्चे पर निर्भर करता है। अपने बचपन में ही उन्होंने यह जान लिया था कि वे अमीर बनना चाहते थे, और उन्हें एक ऐसे पिता स्वरूप व्यक्ति मिल गए थे जो अमीर थे और जो उनका मार्गदर्शन करने के इच्छुक भी थे। रॉबर्ट का कहना था कि शिक्षा ही सफलता की नींव है। जिस तरह स्कूल में सीखी गई बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उसी तरह धन संबंधी समझ और बोलने की कला भी महत्वपूर्ण होती है। आगे की कहानी रॉबर्ट के 2 डैडियों के बारे में है, जिनमें से एक अमीर है और दूसरे गरीब। इनके जरिए रॉबर्ट उन रहस्यों को बताएंगे जो उन्होंने अपने जीवन में सीखे हैं। दोनों डैडियों के बीच का अंतर एक खास बात उजागर करता है। इस पुस्तक को मैंने बढ़ाया है, इसमें कुछ जोड़ा और घटाया है और इसे व्यवस्थित करने का काम किया है। जो अकाउंटेंट इस पुस्तक को पढ़े उनसे मेरा यही अनुरोध है कि वे अपनी किताबी ज्ञान को एक तरफ रख दें और अपने दिमाग में रॉबर्ट के सिद्धांतों को घुस जाने दें। हालांकि उनमें से कई सिद्धांत पहली नजर में गलत लगेंगे, अकाउंट्स के सिद्धांतों की बुनियादी बातों को चुनौती देते लगेंगे, परंतु ये याद रखें कि वे एक महत्वपूर्ण दृष्टि देते हैं कि किस तरह सच्चे निवेशक अपने निवेश के फैसलों का विश्लेषण करते हैं। जब हम अपने बच्चों को स्कूल जाने, मेहनत से पढ़ने और अच्छी नौकरी पाने की सलाह देते हैं तो अक्सर हम ऐसा सांस्कृतिक आदतों के कारण करते हैं। ऐसा करना हमेशा सही चीज मानी गई है। जब मैं रॉबर्ट से मिली तो उनके विचारों ने शुरू में ही तो मुझे चौंका दिया। 2 डैडियों के साथ पले बड़े रॉबर्ट के सामने 2 अलग अलग टारगेट थे।
उनके पढ़े लिखे डैडी उन्हें कारपोरेशन में नौकरी करने की सलाह देते थे, उनके अमीर डैडी उन्हें कारपोरेशन का मालिक बनने की सलाह देते थे। दोनों ही कामों में शिक्षा की जरूरत थी, परंतु पढ़ाई के विषय बिल्कुल अलग अलग थे। पढ़े लिखे डैडी रॉबर्ट को स्मार्ट बनने की प्रोत्साहित करते थे, अमीर डैडी रॉबर्ट को यह जानने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि किस तरह स्मार्ट लोगों की सेवाएं ली जाएं, उनसे कैसे काम करवाया जाए। दो डैडियों के होने से कई समस्याएं भी पैदा हुई। रॉबर्ट के असली डैडी हवाई राज्य के शिक्षा प्रमुख थे। जब रॉबर्ट 16 साल के हुए तो उन्हें इस बात की कोई खास चिंता नहीं सता रही थी। अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। वे पहले से ही जानते थे कि उनके कैरियर का लक्ष्य था कारपोरेशन का मालिक बनना, न कि उसमें नौकरी करना। सच तो यह है कि अगर हाई स्कूल में समझदार और मेहनती परामर्शदाता नहीं मिला होता तो रॉबर्ट कभी कॉलेज भी नहीं गए होते। वे इस बात को मानते हैं कि दौलत कमाने के लिए बेताब थे, परंतु वे आखिरकार मान ही गए कि कॉलेज की शिक्षा से भी उन्हें फायदा हो सकता है। दरअसल इस पुस्तक में दिए गए विचार शायद बहुत से माता पिताओं को क्रांतिकारी और अतिशयोक्तपूर्ण लगे। कई लोगों को तो अपने बच्चों को स्कूल में रखने में ही काफी मेहनत करनी पड़ रही है, परंतु बदलते हुए समय को देखते हुए हमें नए जोखिम भरे विचारों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अपने बच्चों को कर्मचारी बनने की सलाह देने का मतलब यह है कि हम उन्हें जिंदगी भर अपनी खून पसीने की कमाई से इनकम टैक्स और भी न जाने कितने तरह के टैक्स चुकाने की सलाह देते हैं। इसके बाद भी पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती, और यह सच है कि आज के जमाने में टैक्स किसी व्यक्ति का विशेष सबसे बड़ा खर्च है। हकीकत में ज्यादातर परिवार तो जनवरी से आधी मई तक सिर्फ अपने टैक्स चुकाने के लिए सरकारी नौकरी करते हैं। आज नए विचारों की बहुत जरूरत है। यह पुस्तक हमें नए विचार देती है। रॉबर्ट का दावा है कि अमीर लोग अपने बच्चों को अलग तरह की शिक्षा देते हैं। वे अपने बच्चों को घर पर सिखाते हैं, डिनर टेबल पर। हो सकता है कि ये विचार वे न हो जिन पर आप अपने बच्चों के साथ बात करते हो, परंतु उन पर नजर डालने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप खोज करते रहें। एक माँ और एक सीपीए होने के नाते मैं तो यही सोचती हूँ कि अच्छे नंबर लाना और एक बढ़िया नौकरी पा लेना एक पुराना विचार है। हमें अपने बच्चों को नए तरह के विचार देने होंगे, हम उन्हें अलग तरह की शिक्षा देनी होगी। शायद हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि अच्छे कर्मचारी होने के साथ साथ भी अपना खुद का निवेश कारपोरेशन भी खोल सकते हैं। दोनों का ये तालमेल बढ़िया रहेगा। एक माँ होने के नाते मुझे उम्मीद है कि यह पुस्तक सभी अभिभावकों के लिए फायदेमंद होगी। रॉबर्ट लोगों को यह बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले तो अमीर बन जाएगा। अगर आप एक माली या गेटकीपर हैं या पूरी तरह से बेरोजगार भी हैं तो भी आप में खुद को और अपने परिवार के लोगों को धन संबंधी बातें सिखाने की काबिलियत होती है। याद रखें कि धन संबंधी बुद्धि व दिमागी तरीका है जिससे हम अपनी धन संबंधी समस्याओं को सुलझाते हैं। आज हम ऐसे विश्वव्यापी तकनीकी परिवर्तनों का सामना कर रहे हैं जिनका सामना हमने आज से पहले कभी नहीं किया। किसी के पास भी जादू की पुड़िया नहीं है, परंतु एक बात तो तय है, ऐसे परिवर्तन हमारे सामने आने वाले हैं जो हमारे यथार्थ से परे हैं। कौन जाने भविष्य में हमारे लिए क्या लाता है, पर जो भी हो हमारे पास दो मूलभूत विकल्प मौजूद हैं। या तो हम सुरक्षा की राह पर चलें या फिर हम स्मार्ट बनकर खुद को धन संबंधी क्षेत्रों में शिक्षित करें और अपने बच्चों की धन संबंधी प्रतिभा को भी जागृत करें। यह आप सुन रहे थे रिच डैड पुअर डैड किताब की प्रस्तावना, जो कि लिखी थी शैरन लेक्टर ने। आगे के पार्ट में हम आपको रिच डैड पुअर डैड किताब का पहला चैप्टर सुनाएंगे, जो कि वीडियो कल आएगा, और लगातार प्रतिदिन वीडियो आएंगे। आप सभी लोगों का शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूं कि आगे भी आप लोग सुनते रहेंगे और वीडियो देखते रहेंगे और वित्तीय स्वतंत्रता यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अग्रसर होंगे। और मैं ये जानता हूं कि अधिकतर लोग चुआ दौड़ में फंसे हुए हैं, दिन और रात लगे हुए हैं और फिर भी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। इसलिए ये न सोचें कि ये किताब केवल छोटे के लिए है, बड़े के लिए है या बच्चे के लिए नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। इसे छोटा, बड़ा, बूढ़ा, बच्चा, हर कोई चाहे कहीं भी नौकरी करता हो वो भी देख सकता है, वो भी सुन सकता है। ये सब के लिए काम आने वाली किताब है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आप लगातार वीडियो देखते रहें। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो ध्यान से सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।